दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले एक साल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। यह करंट अफेयर वार्षिकी का पहला वीडियो होगा और इसमें हम 2021 और 2022 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2021-2022 में शुरू किए गए कुछ इम्पॉर्टेंट डेज को, जैसे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस अब से मनाया जाएगा हर वर्ष 5 अक्टूबर को। तो आपको याद रखना होगा कि 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। इस्लामोफोबिया दिवस ये मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 15 मार्च को। इसको डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को घोषित किया है। मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे, ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा कब? 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश की मित्रता के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं 1971 में 6 दिसंबर के दिन ही बांग्ला दिवस को एक देश के रूप में मान्यता मिली थी। भाला फेंक दिवस ये मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 जो खेल चल रहा था, जिसका आयोजन 2021 में किया गया था, तो 7 अगस्त 2021 को भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो इसी के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के सम्मान में। शहीद दिवस बिहार में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष का 15 फरवरी को। याद रखना, 15 फरवरी को बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाने की बात कही है। वीर बाल दिवस ये मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। देश नायक दिवस ये मनाया जाएगा 23 जनवरी को और पराक्रम दिवस ये मनाया जाएगा 23 जनवरी को। तो यहाँ पर देखो, जो देश नायक दिवस है ये 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती को अपने राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा, जबकि भारत में केंद्र सरकार की ओर से इस दिवस को प्रतिवर्ष यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने को मान्यता प्रदान की गई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। अगला दिवस है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 2021 में इसे पहली बार मनाया गया 14 अगस्त को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 16 जनवरी को। तो भारत ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब होगा? 27 दिसंबर को। तो यूनाइटेड नेशन और WHO ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। अब देखेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके नाम, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? शूटिंग में। एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू। ठीक है। और कैसीफाई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जाने माने अभिनेता राजकुमार राव। माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बने शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। और मेडी बडी के अमिताभ बच्चन। सारे प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में। यहाँ पर इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको इसका रिवीजन करवाना है, क्योंकि रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फैक्ट आपको याद नहीं आएंगे। बिहार में खादी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मनोज तिवारी। ठीक है। अच्छा, मनोज तिवारी से पहले जो ब्रांड एम्बेसडर
वो कौन थे? पंकज त्रिपाठी थे। अब उनकी जगह पर आ गए हैं मनोज तिवारी। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार, साथ ही साथ ऋषभ पंत भी। और संजय दत्त को बनाया गया है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो योजना है उत्तर प्रदेश की, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनौत। फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप दोनों के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी। मिर्ज़ापुर से काफ़ी चर्चा में आ गई है। और गुड डाट, टाटा AIA, डिज्नी बाजू, अर्ली लर्न ऐप, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं नीरज चोपड़ा। अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लवलीना बोरगोहेन ये असम समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अभिनेत्री दिशा पाटनी को बाटा और एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जबकि एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। ये बताओ कि भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो भारत का जो पहला बांस गांव है ये बना है त्रिपुरा में, याद रखना। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है डाबर इंडिया। और भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अरावली जैव विविधता पार्क को। देखो फ्रेंड्स, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी कि OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट घोषित किया गया। तो अब हम बात करते हैं OECM टैग के बारे में। देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा उन क्षेत्रों को OECM टैग दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। तो अरावली जैव विविधता पार्क ये लगभग 390 एकड़ में फैला है। इसमें अर्ध शुष्क वनस्पतियाँ भी हैं जिसमें लगभग 300 देसी पौधे हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 1 लाख मतलब लगभग 10,01,000 के आसपास पेड़ हैं और लगभग 43,000 झाड़ियाँ और पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। ये कहाँ पर हैं? अरावली जैव विविधता पार्क में। तो अरावली के बारे में बात करें तो दिल्ली NCR का हरा फेफड़ा कहा जाता है इसे, जबकि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से यह एक है। तो यह है OECM टैग जो कि प्रदान किया जाता है IUCN के द्वारा। भारतीय रेलवे का पहला जैव ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। और भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड यानी कि पक्षी एटलस किस राज्य ने जारी किया है? केरल ने जारी किया। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 600 मेगावाट की है, इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है? ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना भारतीय रेलवे कहाँ पर करेगा? किशनगंज दिल्ली में। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर बन रहा है? लखनऊ में। और भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? तो भारत की जो पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज बन गई है CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग। देखो, ये जो यूनिकॉर्न होते हैं क्या होते हैं? तो जब कोई भी प्राइवेट या वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, उस कंपनी को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के नाम से जाना जाता है। और यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में इस समय दुनिया में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने को अनुमति दी है? तो ये इजराइल है। जबकि एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म ये कहाँ पर खोजा गया? राजस्थान में। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर के पास गूढ़ा लिग्नाइट खदानों से सहतूत के एशिया के पहले जीवाश्म रिकॉर्ड का पता लगाया है। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है संघाई जो कि चीन में स्थित है। और अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक ऑपरेशन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के द्वारा। ठीक है, RPF के द्वारा। तो इसके तहत RPF ने देश भर में रेलवे स्टेशनों से लगभग 1000 से अधिक बच्चों को स्मगल यानी कि तस्करी होने से बचाया।
दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन सरधवा, जो कि चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। तो ऑपरेशन सरधवा यह 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच राजस्थान में चलाई गई और इसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। ऑपरेशन आहट के बारे में जानते हैं। ये चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन आहट महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध अभी हाल ही में चलाया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। ऑपरेशन गंगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसे शुरू किया गया। उद्देश्य था यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना। ठीक है, और भारत ने इस ऑपरेशन के तहत लगभग 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक निकाल लिया है। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन नमस्ते ये ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ये अभियान चलाया गया। और ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह को स्टार्ट किया था। एक ऑपरेशन और चलाया गया था, इसका भी नाम मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम था ऑपरेशन ओलिविया। ये क्या था? ऑपरेशन ओलिविया इसे चलाया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु समुद्र सेतु द्वितीय चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए। और ऑपरेशन समुद्र सेतु जो पहला था वो भी भारतीय नौसेना के द्वारा ही चलाया गया था कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन को जीत इसके बारे में बताओ, याद है आपको? ये चलाया गया था भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चिकित्सकीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सफलता लाने के लिए। एक ऑपरेशन का नाम और बताता हूँ आपको, याद रखना, ऑपरेशन परिवर्तन। तो ये चलाया गया था आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा। ठीक है, भांग की खेती और उसकी आपूर्ति को रोकने के लिए यह विशेष ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन परिवर्तन, जिसमें लगभग 400 करोड़ मूल्य का जो भांग की फसल थी उसको पुलिस ने जला डाला था। तो फ्रेंड्स, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इसका जो अगला भाग है वो जल्दी अपलोड किया जा सके। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करिएगा @study with ज्ञान प्रकाश। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।